साथियों नमस्कार। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। पिछला वीडियो में सिकंदर के बारे में हम लोगों ने देखा। आज मौर्य वंश जब मगध पर घनानंद के शासन के बाद मौर्य वंश का शासन आता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक होते हैं। बिंदुसार के शासन आता है, इसके बाद अशोक महान का शासन आता है। जैसे लिखा हुआ है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला शब्द का प्रयोग किया है। एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त ने किया है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो शब्द लाया गया है विरसल, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला, इस शब्द का प्रयोग विशाखदत्त ने अपनी कृत पुस्तक, अपनी लिखित पुस्तक, अपनी रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस में किया है। अब क्या है कि घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। कहने मतलब ये है कि घनानंद जब इसकी शासन व्यवस्था पर इसका कोई ध्यान नहीं था और विदेशी आक्रमण मगध पर हावी होने लगा था, तो इसका भय चाणक्य को होने लगा, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे। तो ये इनकी सुरक्षा को लेकर के, अपने मगध की सुरक्षा को लेकर के घनानंद के दरबार में गए थे। लेकिन घनानंद अपने ऐशोआराम के जीवन में जो ऐशो चाणक्य की बातों को नहीं सुना और उनके अपने ही दरबार में चाणक्य जैसे महान आचार्य का इन्होंने घोर अपमान किया था। इसकी कहानी कुछ अलग है, जब आगे कभी वीडियो बनेगा तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी समय चाणक्य जो है इस मगध पर से घनानंद को हटाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया और यहाँ पर मगध में एक ऐसी शासक को स्थापित करना चाहता था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके, भारत को विदेशी आक्रमण से बचा सके। अखंड भारत का सपना जो चाणक्य के दिमाग में चल रहा था, वो अखंड भारत के रूप में पूरे भारत को स्थापित कर सके। तो इन्होंने जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक के रूप में इनको मिला था और उन्हीं को शिक्षा दीक्षा दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को योग्य बनाया। और घनानंद से बाद में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और घनानंद जो है सो हार जाता है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य पर मौर्य वंश का शासन स्थापित होता है। उसका प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और उसका जो प्रधानमंत्री बनता है वो चाणक्य बनता है। अब कौटिल्य के द्वारा, मतलब चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है और ये बार बार इसका प्रश्न आता है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा
और ये जैन धर्म को मानता था। वहीं आप जब पढ़ेंगे अशोक महान के बारे में तो वो बौद्ध धर्म का पालन करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो जैन धर्म का पालन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सुलेखन विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग देता है, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान, वहाँ पर घने वनों में जाकर के अपने शरीर को त्यागता है। कई दिनों तक भूखे प्यासे रह करके अपने शरीर को त्याग देता है, और इस विधि को सुलेखन विधि कहा जाता है, और ये उस स्थान का नाम श्रवणबेलगोला है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, और जो सिकंदर का सेनापति था उसको हराता है सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभावी क्षमता योग्यता को देखते हुए इन्होंने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध संधि की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है, और युद्ध संधि जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनकी हार हो जाती है तो युद्ध समाप्ति के बाद एक संधि होता है। उस संधि की शर्तें के अनुसार से 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु को से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये भी बहुत वीवीआई है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो जैन धर्म का जो दीक्षा लिया था वो कौन से गुरु से लिए थे, तो गुरु भद्रबाहु। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक एक है इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, और मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। कहता है इंडिका में मेगास्थनीज वर्णित करता है कि जो ऐसो जब सम्राट जनता के सामने आते थे उनकी दुख समस्या हर तरह की दुख दुविधा को सुनने के लिए, तो उसके अवसर पर एक शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। और इस जश्न में जो है सो सोने के पालकी में चंद्रगुप्त मौर्य को जो सो ले जाया जाता था। उसके अंगरक्षक सोने चांदी के से सजाया गया हाथी पर सवार होते थे, और उसके अंगरक्षक पेड़ को लेकर के चारों तरफ चलते थे। ये मेगास्थनीज में इसका ये वर्णन किया गया। फिर आगे लिखता है कि इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। कहने मतलब ये है कि जो अंगरक्षक पेड़ को लेकर चारों तरफ सम्राट के चारों तरफ चलते थे, उस पेड़ पर कुछ प्रशिक्षित मतलब उस तोतों को प्रशिक्षण दिया जाता था और वे सम्राट के माथे के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। राजा जब भी खाना खाता था तो उस खाना खाने के पहले, भोजन करने के पहले उसके खास तरह जो नौकर होते थे, उसके नज़दीक के जो नौकर शुभचिंतक हुआ करते थे, उसको खाना को चखते थे। उसके बाद जो है सो सम्राट खाना खाता था। वे लगातार 2 दिनों तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मेगास्थनीज फिर आगे वर्णन करता है कि वे लगातार जो है सो 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, फिर कमरा बदल दिया जाता था। पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है मेगास्थनीज इंडिका में कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, एक बहुत विशाल दीवार से प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। इस प्रकार का वर्णन जो है सो इंडिका में मेगास्थनीज ने किया है। मगध में जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहता है उस समय का।
चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 ईसा पूर्व में जो लड़ाई होती है उसका वर्णन एपियानस ने किया है। अब प्लूटार्क ने के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। फिर चंद्रगुप्त की मृत्यु 398 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। हम पहले ही बोल चुके हैं कि सुलेखन विधि मतलब कि उन्होंने भोजन पानी सब कुछ त्याग दिया था और कई दिनों तक जो है सो उपवास रहे। फिर धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता चला गया और शरीर को बिल्कुल वो त्याग दिए, जिसको सुलेखन विधि कहा जाता है। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है, जिन्होंने घनानंद को हरा करके चाणक्य की सहायता से चाणक्य से हर तरह से शिक्षा दीक्षा ले करके वह जो है सो घनानंद को हराता है और वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करता है, उसका प्रथम शासक बनता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार शासक, इसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है, जिसका हम लोग वर्णन कल करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। आज इतना ही है। धन्यवाद साथी।